Assalamu alaikum, dear friends. You are again welcome to this lecture on ecology and environment for IAS and KS exams. हम नेगेटिव बायोटिक इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसमें एक ख़ास टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंपटीशन। ओके, कंपटीशन क्या है? देखिए, ये भी एक नेगेटिव बायोटिक इंट्रैक्शन है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में compete करते हैं फॉर सम सेम रिसोर्सेज, फॉर सम कॉमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में compete करते हैं वो किस लिए करते हैं? सेम रिसोर्सेज के लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए। और ये सेम रिसोर्सेज यहाँ हम कह सकते हैं कॉमन रिसोर्स। ये क्या हो सकते हैं? ये फूड हो सकता है, ठीक है, ये स्पेस हो सकती है, ये मेट्स हो सकते हैं, अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर्स इसके लिए compete कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है रिसोर्स में। इसके लिए अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉमन रिसोर्सेज के लिए आपस में compete करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली compete करते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड कंपटीशन। और कंपटीशन में दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ, हार्मफुल फॉर बोथ, या आप कह सकते हो बोथ पे क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट, दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। समझ आ रहा है? अब ये यहाँ पे मैंने कहा कि बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है? किन दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये हो सकता है? देखिए, बेसिकली ये ऑन द बेसिस ऑफ बिटवीन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इंट्रैक्शन, द कंपटीशन इज ऑकरिंग। जो कंपटीशन है ये दो किस्म का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। अब इनमें फ़र्क क्या है ये देखिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज़ अ टाइगर। एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक रीजन है जहाँ पे एक टाइगर है, एक लायन है, ठीक है। इनके लिए कॉमन रिसोर्स ऑफ फूड है, यहाँ पे कॉमन सोर्स ऑफ फूड सपोज दैट इज़ डियर। अब आप समझ सकते हैं कि टाइगर एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है, और अगर एक टाइगर और दूसरे लायन के दरमियान इंटरेक्शन हो रही है, कंपटीशन हो रही है डियर को यूटिलाइज करने के लिए, दैट इज़ इट इज़ ऑकरिंग बिटवीन टू स्पीशीज़। और अगर बिटवीन टू स्पीशीज़ इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक मतलब कि इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में compete कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में आपको पता है कि काफ़ी सारे लाइन होंगे, ये दूसरा लाइन है। लाइन और लाइन के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी यहाँ पे, ये दो स्पीशीज़ के दरमियान नहीं है, ये एक ही स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान है। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज़ कॉल्ड इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन। तो यहाँ पे विद इन स्पीशीज़ है, विद इन स्पीशी, विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ है इंटरेक्शन। या यहाँ पे एक और टाइगर है फॉर एग्जांपल। अगर दो टाइगर आपस में compete कर रहे हैं इस डियर को यूटिलाइज करने के लिए, उस वक्त आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन सी इंटरेक्शन है। दिस इज़ कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप जहन में रखेंगे कि जो compete करते हैं आपस में फॉर सिमिलर फूड रिसोर्सेज, फूड सोर्स के लिए जो compete करते हैं, अगर कोई फूड है, क्योंकि ये जो कॉमन रिसोर्स, ये फूड भी हो सकता है ना, स्पेस भी हो सकता है, मेट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर फूड के लिए इंटरेक्शन होती है, हमेशा रिमेंबर करना कि जो आपस में compete करते हैं फूड के लिए, दे आर ऑन द सेम ट्रॉफिक लेवल, सेम ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि उनकी ट्रॉफिक लेवल सेम होगी। आपको मैंने पढ़ा है व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे डियर फीड कर रहा है, और डियर्स पे सपोज यहाँ पे एक टाइगर फीड करता है, या डियर्स पे यही लाइन फीड कर रहे हैं। अब आप ट्रॉफिक लेवल की नंबरिंग कीजिए। प्लांट्स की ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट डियर की, सेकंड ट्रॉफिक लेवल टाइगर की, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड लाइन की, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो टाइगर एंड लाइन जो कि compete कर रहे हैं फॉर डियर, फॉर कॉमन फूड, इनकी एक ही ट्रॉफिक लेवल होती है। समझ आ रहा है? दो ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल्स एक फूड के लिए compete नहीं कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे जो ये कंपटीशन है ये इनके दरमियान डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, और ये इनके दरमियान इनडायरेक्ट हो सकता है। दो इंडिविजुअल्स के दरमियान जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। बट व्हाट इज़ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइगर है, एक लायन है, या एक टाइगर है, दूसरा टाइगर है, या एक लायन है और दूसरा लायन है, आपको पता है इनके दरमियान जो कंपटीशन होगा, फॉर एग्जांपल ये कॉमन फूड के लिए है, दैट इज़ डियर। समझ आ रहा है? डियर के लिए ये आपस में डायरेक्टली फिजिकली थ्रू एग्रेशन आपस में फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या होता है कि इनमें क्या होगा, इस डियर के लिए ये फिजिकली फाइट कर सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट एग्रेशन हो सकता है, डायरेक्ट एग्रेशन, एग्रेशन, शायद AGRESSION, एक मिनट, ये नहीं आ रहा इसमें, शायद डायरेक्ट एग्रेशन हो सकता है। तो डायरेक्ट कंपटीशन जो है ये ऐसे हो सकता है। डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यू शुड रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसको हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे को ये इंटरफेयर करेंगे खाने में, बोलेगा मैं ही खाऊंगा, बोलेगा मैं ही खाऊंगा। और इसमें एक पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें इंटरफेरेंस कंपटीशन में ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए। कभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फूड की अगर बात करेंगे, सपोज़ यहाँ पे ग्रास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास पे फीड करती हैं काउ एंड ग्रास पे फीड करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गोट, ओके। अब देखिए एक एरिया में ये ग्रास है, अब वहाँ पे गोट भी फीड कर रही है, काउ भी फीड कर रही है, तो यहाँ पे ये ग्रास फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्लेंटी में रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल प्लेंटी ऑफ रिसोर्स, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे काउ जब इस ग्रासलैंड में हम डालेंगे, ये ग्रासलैंड है, इसमें काउ है, आपको पता है कि गोट इससे डरेगी, गोट इसके पास नहीं आएगी, वो भागना चाहेगी, वो दूर भागेगी, तो अल्टीमेटली ग्रास बहुत ज़्यादा है, काउ के लिए जितना कंज्यूम करना है वो अगर कंज्यूम करेगी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा घास यहाँ पे रहेगा इस फील्ड में। लेकिन गोट को ये इंटरफेयर कर रही है ये घास खाने से, दैट मीन्स रिसोर्स प्लेंटी में है, लेकिन इससे एक दूसरे के साथ ये ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे को ये खाने नहीं देता है, एक दूसरे को ये रिसोर्स यूटिलाइज करने नहीं दे रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। मैंने आपको कहा, यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने कहा कि फॉर सेम रिसोर्सेज कंपटीशन होता है, और अक्सर आप बुक्स में लिखेंगे सेम रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, वहाँ पे लिखा होगा लिमिटेड रिसोर्सेज, नहीं, ये हमेशा केस नहीं है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस कंपटीशन है जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ये एग्रेशन कर सकते हैं, और एग्रेशन को अवॉइड करने के लिए ये गोट, इसको पता है कि मैं बेचारी कमज़ोर हूँ, मैं काऊ को compete नहीं कर सकती, इसलिए ये बाहर ही बैठेगी, ये अंदर नहीं जाएगी ग्रासलैंड में, ये अंदर जाएगी तो काऊ आके इसको पटकेगी। सो देयर इज़ इंटरफेरेंस, ये काऊ इंटरफेयर कर रही है इसके खाने से, इसको खाने नहीं दे रही है, दैट मीन्स रिसोर्स प्लेंटी में भी है लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब ये डायरेक्ट कंपटीशन, अब जो इनडायरेक्ट कंपटीशन है, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन जो होता है इसमें आपस में ये डायरेक्टली compete नहीं कर सकते हैं, इनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट एग्रेशन नहीं होता है, ये एक्चुअली इसको हम और एक नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन, एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन। अब यहाँ पे समझेंगे कि एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन में डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है इनके दरमियान से। यही यहाँ पे काऊ है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गोट है, यहाँ पे दूसरी काऊ है, यहाँ पे बफेलो है, फॉर एग्जांपल
ये आपस में फ़ाइट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सोशलाइज हुए एक दूसरे के साथ, ये फ़ाइट नहीं कर रहे हैं, मान लिया, चलो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, डायरेक्ट एग्रेशन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ये जिस एरिया में खा रहे हैं उस एरिया में अगर अगर उस एरिया में जो रिसोर्स है इनके लिए, अगर इनके लिए जो ग्रास है वो लिमिटेड है, तो अगर ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स जो है फॉर एग्जांपल दिस ग्रास, दिस इज़ लिमिटेड, और अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो इसका मतलब है कि दूसरे का इसमें होना बहुत ही नुकसान है। क्योंकि अगर यहाँ पे काव है, अगर ये अकेले, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, ये खाती है सारा रिसोर्स, लेकिन इसके साथ ये बफेलो भी आ रहा है, ये इसको सताता नहीं है, बोलता है तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ। अच्छा, गोट बोलती है मैं पीछे नहीं रहूँगी, मैं भी यहाँ खाऊँगी, तो ये तीनों इस पर खाते हैं। अगर काव ही खाली होती तो ये इसके लिए रिसोर्स लिमिटेड है, तो ये काव के लिए अच्छा सफिशिएंट था, लेकिन जब इसके साथ ये बफेलो भी आ गई, गोट भी आ गई, तो बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट काव पे होगा। या अगर अकेले में बफेलो खाती, उस पर ये सारा वो कंज्यूम करती तो फ़ायदेमंद होता, क्योंकि ये उसके लिए भी बराबर नहीं था। लेकिन जब उसके साथ काव भी होगी, गोट भी होगी, तो ये बफेलो के लिए नेगेटिव होगा। इस तरह से गोट के लिए भी ये दो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन में आपको समझ आना चाहिए रिसोर्स लिमिटेड है, और इसमें भी क्या है कि हर किसी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने डायरेक्ट एग्रेशन किया कि इन्होंने एक दूसरे के को रिसोर्स यूटिलाइज इन्होंने पहले ही रिसोर्स करके रखा था, तो दूसरे को ये रिसोर्स उतना नहीं मिल पाया। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं होता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन में डायरेक्ट कंपटीशन होता है कि इंटरफेयर करते हैं, इंडायरेक्ट में एक्सप्लॉइट ज़्यादा करता है कोई, तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये दूसरे को इफेक्ट करता है कि रिसोर्स को कौन कितना एक्सप्लॉइट करेगा, वो इस कंपटीशन में उतना जीतेगा। जो जितना तेज़ खाएगा वो उतना आगे चलेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, आपको पता है आपके दरमियान कौन सा कंपटीशन होना चाहिए? क्या आप एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन करना चाहते हैं कि इंटरफेरेंस कंपटीशन करना चाहते हैं? राइट इन द कमेंट्स, ओके। अगर आप एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन करते हैं तो ठीक है, अगर आप इंटरफेरेंस कंपटीशन करते हैं, कुछ बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन, तो वो भी ठीक है। आप खुद जस्टिफाई भी वो कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको जहन में पूरा आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेटिव कंपटीशन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एग्रेशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये कंपटीशन है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रॉन्गर होता है, उसके इफेक्ट ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एक है, और इंटर स्पेसिफिक। आपको पूछेंगे, आप बताइए कि इसमें स्ट्रॉन्गर कंपटीशन कहाँ पे होगा। देखिए, जितना कॉमन रिसोर्स होगा, जितने कॉमन रिसोर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा एक काव है, दूसरी काव है, ये एक काव है और एक काव है, और यहाँ पे काव है और ये गोट है, मैं बोलूँगा बताइए इनमें कंपटीशन काव और गोट के दरमियान ज़्यादा होगा कि काव और काव के दरमियान ज़्यादा होगा? आप समझ सकते हैं कि गोट अक्सर क्या करती है, ये तो खाने, फॉर एग्जांपल फीडिंग की हम बात करेंगे, ये तो कुछ वो चीज़ें भी खाती है जो काव नहीं खा सकती है। आपने देखा होगा कहीं पे, कुछ जिनने गोट को देखा होगा, वो दो पंजों पे खड़ी हो जाती है और ऊपर जो टहनियों पे होते हैं, शाखों पे होते हैं, छोटे पत्ते पर, उनको भी खा लेती है। तो इनके दरमियान काव नीचे हमेशा ग्रेजिंग मैक्सिमम करती है कि नीचे वाला घास खाती है, तो इनके दरमियान उतना कंपटीशन नहीं होगा जितना काव और काव के दरमियान कंपटीशन होगा। सो ऑलवेज दिस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के दरमियान जो कंपटीशन है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन विच इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस कंपटीशन। अब यही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है, अभी इसमें हमें कुछ आगे पढ़ना है। ये जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इसमें भी अगर काफ़ी सारे स्पीशीज़ एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, गोट्स हैं, बफेलोज हैं, काव है, डॉग हैं, टाइगर हैं, किन में ज़्यादा कंपटीशन होगा, किन स्पीशीज़ के दरमियान ज़्यादा कंपटीशन होगा? आप अगर यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी रिलेशन है उस निश जो मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक में, निश, इकोलॉजिकल निश, वो वहाँ पे उसके साथ इसकी रिलेशन, अगर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है तो वहाँ पे वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे अब
हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पढ़ेंगे कि दो स्पीशीज के दरमियान, लेकिन उनमें से भी किन स्पीशीज में ज़्यादा कंपटीशन होगा, किन में कम कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट इज़, आपको मैंने पढ़ा है निशे, इकोलॉजिकल निशे, या इकोलॉजिकल नीचे बोलो या निशे बोलो या निश बोलो, ठीक है, निश वैसे बोलते हैं। ये कंसेप्ट जो है इसमें आपको मैंने बोला कि ये एक्चुअली एक स्पीशी किस माइक्रो हैबिटेट में रहता है, दैट इज कॉल्ड, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। मैंने कहा था स्पेशल निश, स्पेशल निश, और मैंने कहा था कि वो क्या खाता है, उसकी ट्रॉफिक लेवल क्या है, उसकी उसका फंक्शनल रोल क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक निश, उसका क्या है। और मैंने कहा था कि वो कौन से रेंज ऑफ टॉलरेंसेस, उसमें कौन सी रेंज ऑफ टॉलरेंसेस, सैलिनिटी कहाँ से कहाँ तक वो टॉलरेट कर सकता है, सैलिनिटी, अच्छा पीएच कहाँ से कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है, और ह्यूमिडिटी कहाँ से कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट ही नहीं, का रिक्वायरमेंट भी है इसकी, जिसमें हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल निशे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं इसके निश में, किसी भी स्पीशी के निश में। तो वो वो कहाँ पे रहता है, वो क्या खाता है, और उसको रिक्वायरमेंट्स किस कंडीशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो किस कंडीशन को कितना टॉलरेट करता है, टॉलरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन बता सकता हूँ जो मैंने नहीं देखी, लेकिन अपनी मैं बताऊँगा, आप देखिए, आप जस्टिफाई कीजिएगा या आप एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक कि निश जो है दैट इज़ सम टोटल ऑफ all the ecological interactions and requirements and tolerances of a species, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको, और मैं आपको बता दूं, जो मैं लास्ट में आपको एक अब भी फिनिश करेंगे ये, उसके बाद मैं, मुझे लगता है एक लेक्चर दूंगा जिस पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि कुछ नए भी होंगे और कुछ पुराने भी होंगे, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें वो सारा सम अप होगा जो मैंने आज तक पढ़ाया था, उसको मिस कभी नहीं कीजिएगा। अब देखिए, रिक्वायरमेंट्स एंड टॉलरेंसेस जो भी हैं, या जो भी ये इंटरेक्ट जिस तरह से भी एनवायरनमेंट के साथ कर सकता है, दैट कम्स अंडर द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमें देखना क्या है कि किन स्पीशीज़ के दरमियान ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन हो सकता है। हमें पहले पता हो चला कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटर स्पेसिफिक, लेकिन इंटर स्पेसिफिक में भी किन स्पीशीज़ के दरमियान ज़्यादा खतरनाक इंटरेक्शन हो सकती है, ये समझने के लिए आपको पहले निश को अच्छे से समझना था। निश समझ लिया तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए, अब यहाँ पे ये समझेंगे कि अब हर किसी स्पीशी का अपना अपना निश है, और ये जो कंपटीशन की इंटेंसिटी डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो होती है वो डिपेंड करती है कि किन का निश कितना ओवरलैप करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, कंपटीशन इंटेंसिटी। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए ज़रूर, बहुत ही मतलब ट्विस्टेड थोड़ा सा है। कंपटीशन इंटेंसिटी जो है बिटवीन टू स्पीशीज़, ये किस पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ निश ओवरलैप। अब ये कंसेप्ट आ गया, निश ओवरलैप क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी स्पीशी का एक निश दिखा रहा हूँ, एक डायग्रामेटिकली मैं कोई उसका निश दिखा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक साइड में, फॉर एग्जांपल इस साइड में मैं इसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन दिखा रहा हूँ, रिसोर्स यूज़। ये डायग्राम समझने की कोशिश नहीं करना, इसमें एक पॉइंट बताऊंगा वो समझेंगे। रिसोर्स यूज़ कितना है इसका, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या रिसोर्स कितना वो यूज़ करता है, और यहाँ पे मैं निश के डायमेंशंस दिखा रहा हूँ, निश डायमेंशंस मीन्स कि इसमें फूड आएगा, स्पेस आएगा, बाकी चीज़ें, फूड कितना ये कंज्यूम करता है, स्पेस कितना, वो बाकी चीज़ें। और यहाँ पे अगर मैं स्पीशी का फॉर एग्जांपल निश दिखा रहा हूँ, मैं ये ऐसे दिखाऊंगा कि ऐसे डायग्राम इसका, ये एक एरिया है जो इसका निश है, दिस होल एरिया इज इट्स निश,
ये एक स्पीशी है। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ निश ऑफ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ निश ऑफ काउ। ठीक है, ये काउ का निश है, इसका निश है, समझिएगा। आज मैं जल्दी नहीं चलूँगा, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही समझाएगा आपको। अगर इसमें जल्दी करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये इसका निश है। ये मैं यहाँ से क्या दिखा रहा हूँ, निश डायमेंशन रिसोर्स। यहाँ सिंपल में इतना आप याद रखें, ये इसका निश है, ये इसका निश है। ये इसका टोटल इंट्रैक्शंस, ये कितना क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रिप्रोडक्शन करता है, किस टाइम पे बाहर रहता है, ये इसका किस टेम्परेचर पे, ये कौन सा टेम्परेचर रेंज है इसका पीएच का कितना रेंज टॉलरेट करता है, रिक्वायरमेंट करता है, सब कुछ इसी में आता है इसका। दिस इज इट इज निश। ट्रॉफिक, स्पेशल भी, ट्रॉफिक भी, मल्टी डायमेंशनल, सब कुछ हम इसी में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और स्पीशी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज एक मंकी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। या पहले हम गोट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक गोट है। गोट का निश अगर मैं दिखाऊंगा, आपको पता है गोट का कुछ ना कुछ चीज़ें, उसके इंट्रैक्शंस, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस काउ से मिलती होंगी। तो हम वो ऐसे दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ इनमें मिलता होगा, इनके निश में, वो हम ऐसे दिखाएंगे, ये वो मिला हुआ पोर्शन है। और बाकी उसका अलग भी होगा अपना। जैसे गोट मैंने अभी कहा कि वो किस पे फीड करती है, पत्तों पे भी फीड करती है। गाय जो है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे जो खड़े पत्ते होते हैं उनको फीड नहीं कर सकती इजीली। तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल वो जो सेपरेटेड उनका निश है वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन इनमें काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन में हैं, काफ़ी सारी इंट्रैक्शंस, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स, काफ़ी सारी टॉलरेंसेस वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और वो जो यहाँ पे दिस इज़ द निश ऑफ द गोट फॉर एग्जाम्पल, वो जो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग रीजन है, this is the common portion of their niche, and this is called niche overlap. This is called niche overlap. अब यहां पे यही समझेंगे आप। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने गोट और इसके बारे में दिखाया। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे दिस इज द निश ऑफ काउ। अगर मैं मंकी का निश दिखाऊं, आप मुझे बताइए क्या उनमें ज़्यादा चीज़ कॉमन होगी, ज़्यादा कंट्रैक्शंस या ज़्यादा टॉलरेंसेस कॉमन होंगी, या ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कॉमन होगी, कि उनमें कम होंगी दैन गोट एंड काउ। जो गोट एंड काउ में जितना कॉमन था उससे कम होगा। से फॉर एग्जांपल दैट भी इतना ही हो सकता है। तो यहाँ पे इतना ही पोर्शन जो है, दिस इज़ द निश ऑफ, ये काउ है, काउ का निश है। ये सपोज एक मंकी का निश है, समझिएगा। लेकिन ये जो है दिस इज़ द निश ओवरलैप, दिस इज द निश ओवरलैप। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कम निश ओवरलैप है, यहाँ पे ज़्यादा निश ओवरलैप है। अब मुझे बताइए, अब मैंने आपको क्या कहा कि बिटवीन टू स्पीशी डिपेंड्स अपॉन द निश ओवरलैप। जितना ज़्यादा निश ओवरलैप होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा उनमें सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा कंपटीशन। समझ आ रहा है? उतना ज़्यादा कंपटीशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ मैं, ग्रेटर निश ओवरलैप। बताइए कंपटीशन स्ट्रॉन्गर होगा कि स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर कंपटीशन? ये मैं एब्रीवेशन में दिखा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, आपको समझ आएगा। तो ये समझ आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। ये मैं आगे आपको जो मैं आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा उसके लिए भी एक पॉइंट अभी बता रहा हूँ, ये वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ये जो यहाँ पे इसकी जो विड्थ होती है, यहाँ पे किसी के निश की विड्थ, सो फॉर एग्जांपल काउ की निश की विड्थ इतनी है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं निश विड्थ, जो मैंने ऑलरेडी बताया। दिस इज कॉल्ड निश विड्थ। और याद रखिएगा, जिस स्पीशी की निश विड्थ ज़्यादा होती है, उसका मतलब है वो उसकी इंटरेक्शंस, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस उस इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम कर सकता है, वो ज़्यादा टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर सकता है, वो उसके रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, या रिक्वायरमेंट और टॉलरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी, और उसमें पीएच की रिक्वायरमेंट और टॉलरेंसेस, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं निश के, वो काफ़ी उनकी लेवल जो होगी, उनकी जो विड्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निश विड्थ अगर किसी स्पीशी की ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल इसकी इतनी है, मंकी की इतनी है, जिसकी ज़्यादा निश विड्थ होगी उसका इकोलॉजिकल रोल ज़्यादा होगा एक इकोसिस्टम में। और याद रखिएगा उसका इकोलॉजिकल रोल भी ज़्यादा है। और दूसरा ये भी आप याद रखेंगे कि वो जो स्पीशी है वो जनरली उसको हम कहते हैं जनरलिस्ट स्पीशी। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ,
तो निश विड्थ, मोर निश विड्थ, यहाँ पे बेस बन रही है फॉर जो बायोडाइवर्सिटी हमें पढ़नी। निश विड्थ क्या होता है? मोर निश विड्थ मोर इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल इंटरैक्शन हम लिख सकते हैं, ज़्यादा इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स एंड टॉलरेंसेस टॉलरेंस भी इसमें आ गया है ना, TOLERENCES, टॉलरेंसेस। एंड ये जनरली किन में होता है? जनरलिस्ट स्पीशी में, जनरलिस्ट स्पीशीज में। किन में होता है? जनरलिस्ट स्पीशीज में। और आपको मैं जब पढ़ाऊंगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें आप समझेंगे कि जनरलिस्ट स्पीशीज जनरली एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो दूसरे किस्म के स्पीशीज होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट स्पीशीज, वो एक्सटिंक्ट होते हैं। इसका अपोजिट है स्पेशलिस्ट स्पीशीज, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं, लेकिन यहां समझेंगे। अगर निश विड्थ ब्रॉड निश है, तो कौन सा स्पीशी है? जनरलिस्ट। ठीक है। अगर ये ब्रॉड नहीं है, अगर ये नैरो है, तो उस स्पीशी को हम कहते हैं, जनरली ये किन में होता है? स्पेशलिस्ट स्पीशी, स्पेशलिस्ट स्पीशी, जनरलिस्ट स्पीशी एंड स्पेशलिस्ट स्पीशी। अब समझेंगे बात, जितना ये वाइड होगा उसका मतलब है उसके टॉलरेंसेस भी बहुत ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड टॉलरेंसेस इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा है, कि वो इकोसिस्टम में रोल उसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो टॉलरेट अगर डिफरेंट कंडीशंस को करता है बहुत ज़्यादा, जिसमें टॉलरेंस, मतलब ये टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 10 से लेके 60 तक ये बियर कर सकता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक फॉर एग्जांपल। अच्छा, pH ये फॉर एग्जांपल 2 से लेके फॉर एग्जांपल 13 तक बियर कर सकता है, समझ आ रहा है? या इसी तरह से ह्यूमिडिटी को ये बहुत ही लो से बहुत ही हाई तक टॉलरेट कर सकता है, और इसकी इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये इकोसिस्टम में जब है, इसका मतलब है कि ये जो है ये काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फीड करता होगा, तो इसके फूड्स जो होंगे, यहाँ पे मैं लिखाता हूँ, फूड्स जो होंगे वो कम नहीं होंगे जनरलिस्ट स्पीच के, दैट विल बी डिफरेंट टाइप्स। तो आप मुझे खुद बताइए, जिसमें टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम करेगा, आप मुझे खुद बताइए उसको ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, कि उसको जो कि कम टाइप्स ऑफ फूड्स पे फीड करेगा, या जिसकी टॉलरेंस भी ज़्यादा नहीं होगी? तो आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर कि जनरलिस्ट स्पीशी जो होते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये पॉइंट लिखता हूँ, जनरलिस्ट स्पीशीज जो होते हैं दे यूजुअली ये क्या रहते हैं? लेस चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन देन बताइए किन से? स्पेशलिस्ट हो गए जो कि एक ही टाइप, जो कि फ्यू टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं, फ्यू टॉलरेंस भी उनकी कम होती है, उनकी इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस कम होती है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज। और याद रखिएगा, जनरली जो टॉप कार्निवोर होता है ना, टॉप कार्निवोर वो अक्सर उनको एक्सटिंक्शन का खतरा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइप ऑफ फूड्स पे फीड नहीं करते हैं अक्सर, तो मतलब उनकी जो स्पेशलिस्ट स्पीशीज़ होते हैं वो, और उनको खतरा होता है। जर्नलिस्ट स्पीशी अगर आपको बताएंगे जो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं, वो जनरली जर्नलिस्ट स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। और इनमें आपको एक चीज़ और बताऊं, जो ओमनिवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स वो जर्नलिस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीडिंग। आपको पता है वो पता नहीं कितने टाइप ऑफ कार्निवोर्स, प्लांट प्रोडक्ट्स खा सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। तो जर्नलिस्ट स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं होता है, ये आपको समझ आ गया। बैटरी इसकी कम है, लेट मी कनेक्ट द चार्जर, 1 मिनट ठहरिएगा। अब आपको ये तो समझ आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम समझेंगे इसके बारे में फर्दर, कि अगर कंपटीशन हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी और डिफरेंट स्पीशी हो रहा है, तो इसके रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। आपको पता है रिजल्ट, आपको पहले ही पता है कि ये हार्मफुल दोनों के लिए है, रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन, है ना, कंपटीशन। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये लगता है कि मैं डिटेल ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, वो भी बताइएगा मुझे, अगर आप इससे कम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आई पर्सनली फील कि
जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो कि अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं होती जब हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ओके, मैं पहले चाहता था, मैंने सोचा था कि मैं एक लेक्चर में ये इंट्रैक्शंस नेगेटिव वाले भी करूँगा और एक लेक्चर में पॉजिटिव, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको फिर समझ नहीं आएंगे, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बट आई डोंट वांट, क्योंकि आप ऑलरेडी डेडिकेटेड हो, आई नो आपका बैच जो है अभी तक मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं आई कि आप सर थोड़ा डीप पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर वेरी मच, आप ऑलरेडी एक लेवल पे हो, आप वो कमज़ोर डडे लड़के नहीं हो या डडे स्टूडेंट्स नहीं हो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अगर फिर भी आप में से लगता है किसी को कि हो सकता है हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना नहीं पढ़ना है, तो वो मुझे बताएगा। लेकिन आई पर्सनली फील दिस मच इज़ नेसेसरी। रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अगर आप IAS में अपियर कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछेंगे नेगेटिव नेगेटिव है, वो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पढ़ाने में वो तो मैंने पहले लेक्चर में वो दिया था फिर। लेकिन ये यहाँ से अगर पूछेंगे क्वेश्चन तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए रिजल्ट्स ऑफ कंपटीशन जो है ना, इसमें मैं 2-3 टर्म्स बता सकता हूँ। कम्पिटिटिव रिलीज क्या होती है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, 2-2 पॉइंट्स एक बता दूंगा। लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो वो अभी भी रट्टा मारना है, और बुक्स पे ऑलरेडी वो रट्टा लिखा है, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। रिजल्ट ऑफ कंपटीशन क्या हो सकता है, देखिए एक तो ये है कि जिसे हम कहते हैं गॉस ने एक्सपेरिमेंट किया था, छोड़िए किन पे किया था वो आपको नहीं आएगा, लेकिन गॉस उसने एक लाभ दिया था, फिर प्रिंसिपल दिया था जिसे हम कहते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने आपको शायद पढ़ाया थोड़ा सा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये एक रिजल्ट इसका हो सकता है कि ये तब होता है तब हम गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं दो स्पीशीज़ पे, जब उनका निश सेम होगा, वो हर किसी अंदाज से सेम होंगे, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन सारी सेम होंगी, सेम रिक्वायरमेंट, सेम टॉलरेंसेस। और ये जनरली हम अपने आसपास नहीं देखते हैं किसी भी दो स्पीशीज के दरमियान। और गॉस ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि स्पीशी ए एंड स्पीशी बी, इनके दरमियान 100% निश ओवरलैप है, यहां हम कह सकते हैं कंप्लीट ओवरलैप, कंप्लीट निश ओवरलैप है, और ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, दैट मीन्स हैबिटेट भी सेम है, सेम एरिया में है, सेम एरिया में, और इनमें कंप्लीट निश ओवरलैप है, ये दोनों स्पीशीज बहुत देर तक एक साथ जिंदा नहीं रह सकते उसमें, या परसिस्ट नहीं कर सकते, इनडेफिनेटली कांट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट मीनिंग ज़्यादा, अनलिमिटेड टाइम तक, इनडेफिनेटली। ठीक है, होगा क्या, उसने बोला गॉस ने कि इसमें ज़रूर और ज़रूर कोई ना कोई थोड़ा सा भी स्ट्रांगर होगा ना, थोड़ा सा, वो दूसरे को अल्टीमेटली पेरिश कराएगा। कि इसमें स्ट्रांगर जो होगा वो क्या करेगा, एलिमिनेट्स वीकर। मामूली सा भी अगर कोई स्ट्रांगर होगा 0.1% से, वो भी दूसरे को एलिमिनेट करेगा, ये उसका कहना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक रीजन में दो स्पीशीज को एक ही निश नहीं हो सकता है कि वो 100% ओवरलैप करेगा। कि अगर यहाँ पे ये एक का मैं निश दिखा रहा हूँ, स्पीशी ए का, यही स्पीशी बी का अगर निश है कि ऑल रिक्वायरमेंट्स, टॉलरेंसेस एंड इंटरेक्शंस आर सेम, देन ए को वन हैज़ टू पेरिश। ठीक है, ये समझेंगे आप। अच्छा, अब यहां पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक पॉइंट बता देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन रखता हूं, मैंने आपको पढ़ा है वो फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश, यहां पे रखता हूं मैं, आप उस पर थोड़ा गौर फिक्र कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर एक स्पीशी यहां पे है, सपोज ये एक स्पीशी है, उसका मैं निश ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज इट इज निश, ओके, और इसका निश मैं दिखा रहा हूं इस लिहाज से, ये जहन में रख के कि इसके आसपास कोई और स्पीशीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ये अकेला है, इसके साथ नो अदर स्पीशी इंटरेक्ट्स।
उस वक्त मैं इसका निश दिखा रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ निश इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं आपको मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल निश। लेकिन अगर यहां पे मैं यही स्पीशीज दिखा रहा हूं, इसका आप दूसरी टाइम पे निश दिखा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं इसका निश इस हिसाब से दिखा रहा हूं कि यहां पे अदर स्पीशीज इंटरैक्ट, इसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और इंटरैक्शन के बाद इसका निश दिखा रहा हूं मैं। और मैं आप देख सकते हैं यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि ये थोड़ा बड़ा है इसका निश, यहां पे मैं छोटा दिखा रहा हूं निश, है ना। ये देखिए निश विड्थ यहाँ के क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ये निश विड्थ कम है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वाला निश है, आपको पता है दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल निश, एंड दिस टाइप ऑफ निश, दिस निश इज कॉल्ड रियलाइज्ड निश, जो कि एक्चुअल में होता है। किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड निश। मुझे अक्सर होता है Z एंड S में कंफ्यूजन, ये देखिएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड निश। तो रियलाइज्ड निश आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रियलाइज्ड निश जो है, रियलाइज्ड निश ये स्मॉलर है किससे, जो कि पोटेंशियल निश होता है, कि जो कि इंटरेक्शन के बगैर इसमें इंटरेक्शन जो ये कर सक, जो इसमें पोटेंशियल है कि ये कितना रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकता है, इट इज़ लेस देन फंडामेंटल निश। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये बुक्स भी लिखती हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या कभी रियलाइज्ड निश ग्रेटर देन हो सकता है फंडामेंटल निश? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। इफ यस देन वेयर। बुक्स लिखती हैं नहीं, हमेशा फंडामेंटल निश जो होता है ये बड़ा होता है रियलाइज्ड निश से। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ये देखेंगे फिर मुझे बताएंगे। आई डोंट नो, इसने कोई, देयर वाज सम प्रॉब्लम इन द कैमरा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एक रिज़ल्ट इसका जो कि कंपटीशन है उसका ये हो सकता है कि एक स्पीशी अगर दूसरे स्पीशी से कम्प्लीटली उसका निश ओवरलैप करता है तो एक को एलिमिनेट होना है। लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं तो हमारे आसपास जितने भी इकोसिस्टम है उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्गर कुछ वीकर, वो को एग्जिस्ट करते हैं, सारे एक साथ रहते हैं वहाँ पे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग की होती है। कॉमन रिसोर्स जो है उसको वो पार्टीशन करते हैं। मतलब क्या कि वो उस रिसोर्स को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि एक दूसरे से वो कंपटीशन में ना आए। समझ आ रहा है? से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज स्पीशी ए एंड दिस इज स्पीशी बी। आई एम माई सेल्फ वर्किंग डूइंग माई रिसर्च ऑन मार्मट, ओके। तो मार्मट ये जंगल में होता है, ये छोटा होता है, एक हर्बीवोर है ये। यहाँ पे इसके साथ जो कंपटीशन होता है वो जनरली वहाँ के लोकल जो कैटल होते हैं या वहाँ के जो शीप होते हैं, स्पेशली शीप जो होते हैं, ठीक है, इनके साथ इनका कंपटीशन होता है। इन द सेंस कि अगर ये जोग्राफिकल रीजन है, ये मार्मट ऊपर एरियाज़ में रहता है, ऊपर एरियाज़ में यहाँ पे मार्मट्स होते हैं, और अक्सर जो होते हैं जो शीप्स को हर्ड्स में लेते हैं ऊपर चरने के लिए, इनको घास खिलाने के लिए, मतलब ग्रेज करने के लिए। तो वहाँ पे एक ही ग्रास लैंड में, एक ही जोग्राफिकल रीजन में जो ग्रास लैंड्स होते हैं वहाँ पे मार्मट भी होते हैं और शीप भी होते हैं। तो इनके दरमियान एक कंपटीशन रहेगा, वो भी घास पे फीड करेगा, वो भी हर्बीवोर है, वो भी हर्बीवोर है, तो इनके दरमियान कंपटीशन होगा। अब आपको समझना है कि ये कंपटीशन कैसे अवॉइड करते हैं। अवॉइड ये ऐसे कर सकते हैं कि मार्मट बोलेगा ऐसे, तुम कितने बजे आते हो, नहीं बोलेगा नहीं, मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये बोलेंगे कि हाँ हम भाई 10 बजे 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं, 11 AM पे पहुँचते हैं शीप, और 11 AM के से पहले कोशिश करेगा ये मार्मट, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 11 AM से पहले टाइम में ये टाइम को पार्टीशन करेगा, टाइम में ये खुद को ये रिसोर्स को पार्टीशन करेंगे कि हाँ मैं 11 बजे तक खाऊंगा, फिर जब ये 5 बजे जाएंगे फिर उसके बाद में यूटिलाइज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम को ये डिवाइड कर सकते हैं या ये स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं टेम्पोरल एंड स्पेशल मीन्स स्पेस, स्पेशल पार्टीशनिंग होती है इनमें, टेम्पोरल एंड स्पेशल पार्टीशनिंग होती है। तो टाइम
टाइम को पार्टीशन कर सकते हैं, हाँ 10 बजे तक मैं खाऊंगा और फिर जब ये निकलेंगे 5 बजे उसके बाद मैं दोबारा खाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। स्पेस में ऐसे कर सकते हैं कि हाँ ये अगर यहाँ तक पहुँचते हैं, ये यहाँ तक पहुँचते मैं थोड़ा यहाँ पे खाता हूँ, यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो मैं डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट स्पेसेस, डिफरेंट एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़। इवन अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेड़ है, ये ठीक है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे ही इस पेड़ पे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी अपना रिसोर्स पार्टीशन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो करेंगे, क्या करेंगे, जो कि लीव्स पे फीड करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे फ्लावर्स पे फीड करेंगे। तो ये जो रिसोर्स है इनके सामने ट्री, इसको भी ये ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स खा सकते हैं। तो या क्या हो सकता है, या तो टाइम में पार्टीशन हो सकता है, या स्पेस में पार्टीशन हो सकता है, या इवन ऐसे पार्टीशन हो सकता है रिसोर्स पार्टीशन की डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस यूटिलाइज किए जा सकते हैं, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमारे आसपास जो भी स्पीशीज़ हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। और एक पॉइंट में और बता देता हूँ, दिस शुड बी इन योर माइंड, कि जिसे हम कहते हैं कि अगर जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एक जोग्राफिकल एरिया में होते हैं तो उनमें एक्चुअली जो निश होता है, निश उनका आहिस्ता 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 वो डिफरेंशिएट होता है। मतलब कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये एक दूसरे से निश के लिहाज से थोड़ा हट जाते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं पहले टर्म लिखता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल बर्ड्स हैं। बर्ड्स में आप देखते हो, बर्ड्स में क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स अगर होंगे, फॉर एग्जांपल क्रो है, सपोज स्पैरो है, स्पैरो है, सपोज फॉर एग्जांपल ईगल है, ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है क्योंकि ये बिलोंग करते हैं किसको, बर्ड्स ग्रुप को। ये नहीं एक मैमल है, दूसरा बर्ड है, तीसरा रेप्टाइल है, ये अलग, ये बर्ड्स ही हैं तीनों। अब देखिए इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती होंगी, है ना, दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ और इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती होंगी, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐसी चेंजेस लाई होंगी कि इन्होंने ऐसी अडाप्टेशंस लाई होंगी अपने आप में, अपने अंदर की, ये क्या करते होंगे, ये एक रिसोर्स को डिफरेंटली यूटिलाइज करते होंगे, ठीक है। चूँकि ये रिलेटेड, आप कह सकते हो दीज आर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड जब ये हैं तो आप समझ सकते थे कि इनके दरमियान जो कंपटीशन वो कम होगा कि ज़्यादा। सो ग्रेट कंपटीशन चांसेस, ग्रेटर कंपटीशन चांसेस, ग्रेटर कंपटीशन प्रोबेबिलिटीज। बट ये करते क्या हैं, बट ड्यू टू दिस कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने जो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट किया है, ये अपना कंपटीशन अवॉइड करते हैं, आपस में जो खतरनाक कंपटीशन हो सकता है उसको अवॉइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रो है, स्पैरो है, ईगल है। आपको पता है अगर हम स्पैरो की बात करें, आप मुझे बताएं क्या ये बड़े बड़े प्लांट प्रोडक्ट्स या बड़े बड़े दाने खा सकती हैं? क्या ये अखरोट को खा सकती है? नहीं, स्मॉल सीड, स्मॉल साइज्ड फूड, स्मॉल साइज्ड फूड। इनकी चोंच देखोगे, ये बड़े बड़े अखरोट फॉर एग्जाम्पल वॉलनट्स नहीं खा सकते। क्रो छोटे छोटे दाने जो होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से, स्पेशली जो कि क्रो स्पैरो यूटिलाइज कर सकती है, वो क्रो नहीं खा सकता है। तो इसके लिए लार्ज साइज्ड नट्स पे ये फीड कर सकती है। और ईगल तो स्कैवेंजर है, मैंने बोला है लास्ट लेक्चर में आपको। ईगल क्या करेगी? नो, आई थिंक दैट मैंने उनको बोला था SSB। सो ईगल क्या करती है, ये एक्चुअली जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिमेन्स पे, ये जो वहाँ पे शेर शिकार करता है या लायन टाइगर शिकार करता है, जो उधर बचे कुचे मटीरियल होते हैं उन पे फीड करते हैं। ईगल इज ए स्कैवेंजर, तो ये क्या डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है। अब
इमेजिन कीजिए कि क्रो भी वही चीज़ खाता होगा, स्पैरो भी वही चीज़, ईगल भी वही चीज़, तो इनमें ज़्यादा कंपटीशन था ना। रिलेटेड हैं, बहुत रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड, दे बिलोंग टू बर्ड्स। तो इनमें कितना खतरनाक कंपटीशन था, लेकिन इन्होंने अपना कैरेक्टर डिस्प्लेस किया है। ये एक जनरेशन में नहीं होता है कि एक कौवा चाहेगा नहीं मुझे बड़े बड़े वो खाने, आइटम्स खाने, छोटे नहीं खाते। ये एक्चुअली इवोल्यूशन के ज़रिए होता है, इवोल्यूशन के ज़रिए। ये इन मनी जनरेशन्स होता है, समझ आ रहा है, इन मनी जनरेशन्स होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, ये सपोज जिस जनरेशन फर्स्ट, इसके बाद चलेंगे जिस जनरेशन 1000, ये इन जनरेशन्स में होता है। से फॉर फर्स्ट जनरेशन में आपको समझ सकते हो कि जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता, मतलब जो कि सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे फीड करते हैं, वो ज़्यादा compete करेंगे। समझिएगा बात, ये अगर समझेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जनरेशन फर्स्ट की बात करेंगे, इनमें जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिनमें बहुत ही ज़्यादा होगा, कि जो कि इसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होंगे, काफ़ी सारे स्पीशीज़ इंडिविजुअल्स होंगे, है ना। स्पैरो के बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, क्रो के बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। अब जो स्पैरो के इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल स्पैरो और क्रो के, फॉर एग्जांपल स्पैरो और क्रो ये दोनों जब इसमें कंपटीशन करेंगे, तो इनमें जो, अगर इनमें कुछ स्पैरोज ऐसे होंगे जो कि क्रो जैसे फीड्स पे फीड करते हैं, या इनमें जो कॉमन रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, उनके दरमियान जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो उतना ही ज़्यादा उनकी फिटनेस जो होती है, फिटनेस याद रखिएगा, कंपटीशन में आप समझ सकते हैं कि जितनी कंपटीशन होती, जितना दो स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होता है, उतना उन दोनों की फिटनेस कम हो जाती है, इकोलॉजिकल फिटनेस, कि वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, फिर ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा जनरेशन, ज़्यादा स्पीशीज़, ज़्यादा यंग वन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और आपको पता है कि यंग वन्स जितने प्रोड्यूस होंगे, उतने ही आगे जाके वो स्पीशीज़ कामयाब रहेंगे, वो इंडिविजुअल्स कामयाब रहेंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे, कंपटीशन जितना ज़्यादा, जिनके दरमियान रिसोर्सेज कॉमन होता होगा, वो ज़्यादा कंपटीशन करते होंगे फर्स्ट जनरेशन में, तो वो फिटनेस उनकी बहुत ही कम है, और वो जब रिप्रोडक्शन तक पहुँचेंगे ही नहीं, वो काफ़ी उनकी डेथ हो गई या बाकी चीज़, चूँकि वो रिसोर्सेज अच्छे से उनको यूटिलाइज़ नहीं हो पाएंगे। तो आपको पता है कि जनरेशन सेकंड में अगर आप देखेंगे, उसमें ये जो ज़्यादा कंपीटिंग है, वो सर्वाइव नहीं करेंगे ज़्यादा, उसमें ये इनका नंबर कम होगा। जनरेशन थर्ड में जो कंपीटिंग है, वो उससे कम हो जाएंगे, जनरेशन फोर में उससे कम हो, और अल्टीमेटली लास्ट में हम देखेंगे जनरेशन, काफ़ी सारे जनरेशन जो इनमें वो थे स्पैरो और क्रो में, जो बहुत ज़्यादा कंपीट करते थे आपस में, वो लास्ट इस जनरेशन 1000 तक पहुँचेंगे नहीं। और यहाँ जब हम देखेंगे, यहाँ क्रो ऐसे होंगे जो कि लार्ज साइज्ड नट्स पे फीड करते होंगे, और स्पैरो, ये समझाने के लिए ठीक है, सब स्पैरो ऐसे होंगी जो कि स्मॉल साइज्ड सीड्स पे फीड करते होंगे, क्योंकि वो जो compete करने वाले थे वो रहे नहीं, उनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंपटीशन की वजह से फिटनेस कम होगी, और वो अगली जनरेशन में नहीं चले। बस इतना थोड़ा सा मैंने बताया था, ये आप जहन में रखेंगे कि ये एक कंसेप्ट है। और एक पॉइंट में और बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अनरिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं इन डिफरेंट एरियाज़, एक ही एरिया में नहीं, डिफरेंट एरियाज़ में हैं, क्या वो आपस में compete कर सकते हैं? येस, दे कैन compete। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, याद रखिएगा, अनरिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट एरियाज़ कैन ऑल्सो compete। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज दिस इज ए वाटर बॉडी, यहाँ पे चाहे लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी है, आपको पता है इसमें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जो वाटर बॉडी में होती है, मैंने आपको कहा है दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स होते हैं, एल्गे होते हैं, ठीक है, दोज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करने वाले कौन है इसमें? ज़ूप्लैंक्टन, है ना। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे पहले, उन पे फीड कौन करेंगे? ज़ूप्लैंक्टन। और ज़ूप्लैंक्टन पे फीड करने वाली कौन होंगी? स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश पे फीड करने वाली कौन होंगी? लार्ज फिश। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये जो ज़ूप्लैंक्टन है, दिस इज ज़ूप्लैंक्टन, ये देखा गया है कि ये जो ज़ूप्लैंक्टन है, इन पे तो स्मॉल फिशेस फीड करती हैं, ठीक है, दिस इज स्मॉल फिश, इट फीड्स अपॉन दी ज़ूप्लैंक्टन। लेकिन यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, देखे गए हैं, जिनको हम कहते हैं फ्लेमिंगोज। क्या कहते हैं? फ्लेमिंगोज। ये जो होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, इनकी गर्दन लंबी होती है, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली इस पे भी फीड करते हैं, इस ज़ूप्लैंक्टन पे भी,
तो जूप्लैंक्टन की पे ये दोनों फीड कर रहे हैं, compete कर रहे हैं फॉर द सेम रिसोर्स, फ्लेमिंगोज भी और छोटी फिश भी। तो इनके दरमियान आप समझ सकते हैं दिस इज़ अ बर्ड, ये एक बर्ड है, ये अलग ग्रुप है। यहाँ पे फिश, दिस इज़ अ फिश, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, दीज आर नॉट रिलेटेड, दीज आर वेरी अनरिलेटेड स्पीशीज़। ये आपस में compete कर सकते हैं और ये डिफरेंट एरियाज़ में है। ये फ्लेमिंगो टेरेस्ट्रियल, ये वाटर में नहीं रहता, ये वाटर के अंदर नहीं है, ये कहाँ है, ये बाहर है ना, ठीक है। और ये कहाँ, ये अंदर है। इसी तरह से एक और चीज़ बता सकता हूँ, आपने देखा होगा कि किंग फिशर जब आती है, यहाँ पे आ रही है किंग फिशर, ये छोटी मछली पे फीड करती है। तो दिस विल फीड अपॉन दीज स्मॉल फिश, इन पे ये फीड करेगी। और यहाँ पे लार्ज फिशेस भी इन पे फीड करती हैं, किंग फिशर भी इन पे फीड करती है। तो किंग फिशर और लार्ज फिशेस के दरमियान है ना कंपटीशन फॉर दी स्मॉल फिश। अब किंग फिशर पानी में थोड़ी अंदर होता है, ठीक है, इट इज़ लाइक अ बर्ड। सो आप समझ सकते हैं कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट एरियाज़ भी आपस में compete कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन। लेकिन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखूँगा, वो आप करेंगे, दैट इज़ योर होमवर्क, वो मैं नहीं कराऊँगा। अगर आपको वो समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा ये खुद से, तो फिर मैं कराऊँगा, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखता हूँ। वन इज़, ये आप देखिएगा आराम से, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं आया फिर मैं ये अलग से सिखाऊंगा। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल कंप्रेशन। इकोलॉजिकल कंप्रेशन। अच्छा, दूसरी टर्म मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। ओके, कॉम्पिटिटिव रिलीज, दीज आर फर्दर रीडिंग्स। ये अक्सर ऐसा किया जाता है ना, जब कहीं पे पढ़ाते हैं, ये फर्दर रीडिंग्स देनी होती हैं, इससे इनको पता चलता है स्टूडेंट को, अगर मैं फर्दर पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ठीक है। नंबर थर्ड, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, एंड नंबर फोर, इकोलॉजिकल गिल्ड्स, ठीक है। ये टर्म्स ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इकोलॉजिकल कंप्रेशन क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और इकोलॉजिकल गिल्ड्स क्या होते हैं। अगर ये आपको नहीं आया, मे बी आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया, मुझे मेल कीजिएगा या आप कमेंट कीजिएगा। आई विल क्लियर दिस इन सम स्मॉल लेक्चर। इसको 5-10 मिनट में कभी कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल क्लियर करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम इसके बाद पैरासाइटिज्म पढ़ेंगे, वो छोटा, ये पैरासाइटिज्म और एमेंशियलिज्म एक साथ होगा। इससे मतलब हम अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस फिनिश कर रहे हैं, और इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्टली डिफरेंट बायोम्स पे नहीं आऊँगा। पहले मैं अभी तक जो मैंने पढ़ा है, इसमें मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, जिसमें मे बी क्वेश्चन आंसर तरीके से दूं, या मैं ये क्वेश्चन आंसर, या मैं ये एक छोटा सा लेक्चर जिसमें मैं एडिशनल पॉइंट्स बोलूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बायोस्फीयर पढ़ा है, बायोस्फीयर 2 का कंसेप्ट है, ब्लू वाटर है, ब्लू कार्बन है, वैसे वो तो आगे पढ़ना है, ठीक है, वो आगे पढ़ना है, ब्लू कार्बन वगैरह वगैरह, ग्रीन, ये चीज़ें में जो मुझे लगेगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें थोड़ा सा कमी है कहीं पे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। मतलब ये जो एमेंशियलिज्म एंड पैरासाइटिज्म फिनिश करने के बाद करूँगा, वो एक ही लेक्चर में दोनों हो जाएंगे, एमेंशियलिज्म एज वेल एज पैरासाइटिज्म। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।